हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप बढ़िया बढ़िया होंगे, है ना। चलिए आ जाइए सभी लोग, जितने भी लोग हैं सबको शेयर कर दीजिए इसे। और जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया है और फिजिक्स का पहला चैप्टर हमारा चल रहा था। ये हमारी तीसरी या चौथी क्लास है ना। और मैंने जो आपको फिजिक्स के बारे में पहला चैप्टर जो कि हमारा क्या है, विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ाना स्टार्ट किया था। इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी थी कि विद्युत आवेश क्या होता है और क्षेत्र क्या होता है। तो बेटा आप कहोगे कि इसमें मैंने स्थिर वैद्युत से स्टार्ट किया था। स्थिर वैद्युत क्या होता है, तो वह क्षेत्र जिसमें हम क्या करते हैं, या मैं आपसे कहूं कि स्थिर विद्युत आवेश क्या होगा, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या बोलोगे कि ब्रांच ऑफ आपकी फिजिक्स की वह ब्रांच या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो आप कहोगे कि सर धारिता का अध्ययन किया जाएगा, मतलब प्रॉपर्टीज कह सकते हो किसकी, आवेश की प्रॉपर्टीज। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेश के भौतिक गुणों, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे विद्युत धारिता है, कैपेसिटेंस, एरिया, फील्ड, है ना, विद्युत विभव, वोल्टेज का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम स्थिर वैद्युत बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इसके बाद में क्लियर है क्या, इतना ये बता दिया था मैंने कि हम स्थिर वैद्युत किसको बोलेंगे। तो आप कहोगे स्थिर वैद्युत मतलब आवेश के गुणों का अध्ययन। यही लिखा था क्या बेटा मैंने, आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब गुण में कौन कौन से आओगे, तो आप कहोगे विद्युत विभव आता है, वोल्टेज, विद्युत विभव। विद्युत विभव के बाद में विद्युत धारिता आएगी क्या बेटा, कैपेसिटेंस। बताइए सभी, कमेंट कीजिए, विद्युत धारिता, कैपेसिटेंस। अच्छा, इसका विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र का क्या किया जाता है। तो आप कहोगे अच्छा बल आ जाएगा, फोर्स, विद्युत बल, इलेक्ट्रो बल हो जाएगा आपका, फोर्स हो जाएगा, ये सर नो, इलेक्ट्रिसिटी बल। तो मैं कहूंगा विद्युत विभव, विद्युत धारिता, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल का क्या किया जाता है। तो आप कहोगे कि अध्ययन किया जाता है, उसी को मैं स्थिर वैद्युत बोलता हूँ। बताइए, ये चीजें क्लियर थी आपकी, ये बता दिया था। जैसे आवाज का आना है ना, आप कहीं से उठ रहे हो तो आवाज आती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। फिर इसके बाद में बताया था कि बेटा आवेश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली, है ना। आवेश की जानकारी की अगर बात करेंगे, आवेश की जानकारी के बारे में मैंने बात की थी कि आपको यहाँ पर दो वैज्ञानिक मिले थे आवेश के बारे में, दो वैज्ञानिक। तो सबसे पहले कौन था, तो थेल्स। सबसे पहले आपको थेल्स कहाँ का था, तो बेटा ये यूनानी, यूनानी था, यूनान का। कहाँ का था, तो आप कहोगे यूनान का था। और यूनान ने के वैज्ञानिक ने ही बाल्टिक सागर के आसपास का जो एरिया था उसमें इसने देखा कि क्या है कि वहां पर एक रेंजिन, रेंजिन या इसको बोलते हैं बेटा पीला कलर का पदार्थ, पीला रंग का पदार्थ, पीला रंग का पदार्थ इसको मिला। और जब, और इसको क्या बोला गया, इस रेंजिन पदार्थ को ही एनबर बोला गया, एनबर। क्या बोलेंगे, इस पीले पदार्थ को ही एनबर बोला गया। और इसी के जब एनबर को ही आपस में रगड़ा गया, आपस में टच किया गया, तो बेटा इसमें कुछ एक स्पेसिफिक गुण, जब इस पदार्थ को किसी दूसरे कपड़े या सूती कपड़े, ऊनी कपड़े से रगड़ा गया, और जब इसको कहना चाहिए कि क्रश किया गया, या आप बोल सकते हो आपस में क्या किया गया, घर्षण किया गया इसका। तो जब इसमें घर्षण किया गया तो इसमें कुछ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। क्या गुण हो जाएगा, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। ऐसा बोल सकते हो आप कि इसी पदार्थ में यहीं से क्या मानी जाती है, कि यहीं से आवेश की उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे ही इसने आकर्षित करने का इसमें गुण उत्पन्न हो गया तो इसको हमने बोला कि ये आवेश की हमारी खोज हो गई। परंतु बेटा यहाँ इसके बाद में गिलबर्ट एक वैज्ञानिक आया, गिलबर्ट के बाद में थॉमस ब्राउन आए, गिलबर्ट है, थॉमस ब्राउन। ये इसने तो एनबर को ही बोल दिया कि ये आवेश है। क्या बोल दिया, इसने बोल दिया बेटा एनबर को ही ये आवेश है। परंतु इसके बाद में भी, इसके बाद में थेल्स के बाद में एक और वैज्ञानिक आया, थेल्स के बाद में गिलबर्ट की बात करेंगे, गिलबर्ट। और गिलबर्ट के बाद में इसने बोला कि भाई ऐसा ही कुछ होता होगा। गिलबर्ट के बाद में आता है थॉमस क्राउन, थॉमस ब्राउन, थॉमस ब्राउन। इन्होंने भी यही सब अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि हाँ, किसी पदार्थ में अगर घर्षण करने के बाद में उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जा रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, कि उसको मैं बोलूंगा कि वो आवेश है।
क्या है, चार्ज उस पे है। चार्ज की परिभाषा ये होगी कि उसमें क्या हो जाए, अट्रैक्शन का, अट्रैक्शन करने की उसमें क्या आ जाए, योग्यता आ जाए, गुण आ जाए, प्रॉपर्टीज, अट्रैक्शन करने की अगर प्रॉपर्टीज आ रही तो मैं उसको चार्ज बोल रहा हूं। ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। इसके बाद में मैंने आपको आवेश के बारे में बताया था कि एक वैज्ञानिक और आए और वो वैज्ञानिक का नाम था बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे, तो आप कहोगे कि सर वो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। फ्रैंकलिन, अच्छा फ्रैंकलिन से आप बेटा बहुत ज्यादा फ्रैंक थे व्यक्ति, कैसे थे, बेंजामिन बहुत ज्यादा फ्रैंक था। अब जिससे बेटा आप फ्रैंक हो जाओ तो उसमें आवेश और क्या निरावेश, वो आवेश में आ सकता है क्या, तो आप कहोगे कि सर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन बिल्कुल व्यवहार से कैसा था, फ्रैंक था। उनने देखा कि बोले मैं तो फ्रैंक हूं, अब मैं इनके व्यवहार को देखता हूं, बोले कि आवेश कैसे कैसे किस किस प्रकार के हैं वो देखने लगा। तो जो बेटा कांच की छड़ पर, इससे है ना, जो कांच की छड़ पर उत्पन्न हुआ, कांच की छड़ पर उत्पन्न हुआ, इसको बोला गया बेटा काचाभ। क्या बोलेंगे, काचाभ। और इसी को आगे चल करके पॉजिटिव चार्ज या इसी को बोला गया धनायन। बताइए, इसी को क्या बोला गया, पॉजिटिव चार्ज बोला गया, इसी को धनायन बोला गया। और जो एनबर की छड़ थी, एनबर की रॉड, इस पर जो चार्ज उत्पन्न हुआ, इसी को क्या बोला गया बेटा, इसको बोला गया ऋणायन। ये बातें मैंने बता दी थी कि आपको, बताइए ऋणायन। अच्छा धनायन मतलब होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, और ये होता है आपका नेगेटिव चार्ज। बताइए, ये मैंने आपको बता दिया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, यस और नो, बताइए। हाँ बिल्कुल बेटा, इनको बोला गया। यहां बात करेंगे एनबर की, तो एनबर को ही बेटा ग्रीक भाषा में, एनबर की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने आपको यह भी बताया था कि एनबर को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रम बोला गया। क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया बेटा इलेक्ट्रम। और इलेक्ट्रम शब्द से ही क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी बना है। इलेक्ट्रिसिटी, बताइए ये बातें बेटा बताओ सभी लोग, इससे ही क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। और यही हम अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसी को मैं बोलूंगा बेटा विद्युत, इसी का हम अध्ययन कर रहे हैं, स्थिर वैद्युत का। क्लियर, ये बातें बेटा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दी थी कि विद्युत का आवेश, विद्युत क्षेत्र की अगर बात करूंगा कि विद्युत आवेश क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर स्थिर वैद्युत या विद्युत आवेश वह क्षेत्र या वह पदार्थ जिसमें किसी वस्तु को आकर्षित करने का, हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए, मैं उसको क्या बोलूंगा, विद्युत आवेश या विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश बोलूंगा, विद्युत आवेश बोलूंगा, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलूंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने बात की थी कि सबसे पहले इनको सॉरी नाम देने का काम किसने किया, तो आप कहोगे कि इनको नाम देने का जो काम किया गया सर, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा पहली बार किया गया। इससे पहले भी और दो वैज्ञानिक आए। पहले वैज्ञानिक की बात करेंगे तो पहले कौन आता है, तो आप कहोगे कि सर थेल्स। थेल्स के बाद में हम बात करेंगे तो कौन आता है आपका, थेल्स के बाद में कौन आया बेटा, देखो थेल्स के बाद में बात करेंगे तो गिलबर्ट आता है। थेल्स के बाद में गिलबर्ट ने बताया, और गिलबर्ट के बाद में अगर मैं बात करूंगा तो फिर आता है रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने भी सेम ही चीज बताई, है ना। और उसके बाद में एक मेन व्यक्ति निकल कर आया जो व्यवहार में कैसा था, बिल्कुल फ्रैंक था। और फ्रैंक होने के साथ साथ इसने फ्रैंक तरीके से क्या बता दिया, तो आप कहोगे कि सर आवेश दो प्रकार के होते हैं, जो कि इनने पहली बार देखा कि कांच की छड़ पर जो उत्पन्न हुआ उसको बोला गया धनायन, और जो एनबर की रॉड पर जो उत्पन्न हुआ था इसको इन्होंने क्या नाम दिया गया, तो ऋणायन। पॉजिटिव चार्ज और ऋण आपका निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जो एनबर की रॉड थी इसको बेटा ग्रीक भाषा में बोला गया था क्या, इलेक्ट्रम। और इलेक्ट्रम के बारे में ही बात करेंगे कि इलेक्ट्रम शब्द से ही आगे चल करके कौन सा वर्ड बना, तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रम से ही क्या बनता है सर, तो आप कहोगे कि सर इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था घर्षण विद्युत के बारे में कि घर्षण विद्युत क्या होता है, घर्षण विद्युत, बताइए कमेंट कीजिए। ये हो गया था बेटा अपना घर्षण विद्युत के बारे में, मैंने आपको सारी जानकारी दी थी बेटा। घर्षण विद्युत, घर्षण मतलब क्या बताओ, घर्षण विद्युत बेटा वर्ड समझना है। घर्षण, घर्षण मतलब क्या करोगे कि आप दो क्या कर रहे हो,
बताइए, फ्रिक्शन, घर्षण, घर्षण मतलब फ्रिक्शन होता है बेटा। फ्रिक्शन मतलब कि आप क्या करोगे, घर्षण करोगे। घर्षण करने से जिस पदार्थ में गुण उत्पन्न हो जाए, मतलब मान के चलो कि घर्षण करने से जिस पदार्थ में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए, यही बोलोगे क्या, घर्षण। नाम में ही लिखा है बेटा, घर्षण विद्युत, घर्षण करने से विद्युत उत्पन्न होना। घर्षण या फ्रिक्शन करने से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना, ही क्या हो जाएगा आपका, घर्षण विद्युत हो जाएगा। और घर्षण करने से जिन पदार्थ में घर्षण करने का गुण उत्पन्न या आकर्षित करने का, मैंने पहले बोला कि घर्षण करने से किसका जनरेट हो रहा है, यहां पर देखो बेटा, घर्षण करने से ही विद्युत का उत्पन्न होना, घर्षण करने से विद्युत का उत्पन्न होना, याद रखोगे, घर्षण विद्युत। दूसरे वर्ड सुनो कि घर्षण करने से जिस पदार्थ में आकर्षण, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज आ जाए, आकर्षण करने का गुण हो जाए, घर्षण विद्युत करते हैं, कहते हैं। और जिन पदार्थों में, जिन मैटर्स में ये गुण उत्पन्न हो जाता है, उन पदार्थों को विद्युन्मय बोलते हैं। क्या बोलेंगे, विद्युतमय, विद्युतमय बोलोगे, या इसी को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफील्ड बोलोगे। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफील्ड बोलोगे, बताओ, इलेक्ट्रोफील्ड बोलोगे। जिन पदार्थों में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसको इलेक्ट्रोफील्ड बोलोगे। इतनी बातें मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद में हम बात कर रहे थे बेटा विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे तो वह भौतिक राशि जिसमें पदार्थ में क्या करता है, वह भौतिक राशि जिसमें पदार्थ को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यही बात की थी मैंने, घर्षण विद्युत। इसके बाद में बात करते बेटा विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के बारे में भी आपको मैंने बता दिया था। तो यह वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि, वह फिजिकल प्रॉपर्टी है, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जिसमें जिसमें किसी वस्तु या हल्की वस्तु बोल सकता हूं बेटा, हल्की वस्तु, हल्की वस्तु को आकर्षित करने का। अच्छा बेटा, इतना पूरा अगर नहीं भी लिख के अगर मैं सीधा सा लिख दूं, बताइए, इतना अगर पूरा अगर नहीं लिख रहा हूं मैं, तो भौतिक राशि क्या हो जाएगी, तो आप सीधा सा कह सकते हो विद्युत आवेश क्या है, तो किसी वह भौतिक राशि जिसमें किसी पदार्थ को आकर्षित करने का गुण आ जाए। बताइए, अरे यही था क्या, पदार्थ को आकर्षित करने का गुण आ जाए, यही मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसी को मैं विद्युत आवेश बोलता हूं। इसके मैंने मात्रक की बात की थी बेटा, यूनिट की बात की थी। अच्छा, राशि कैसी है, तो आप कहोगे कि सर ये अदिश राशि है, और राशियां दो प्रकार की होती है। ये भी मैंने बताया था कि एक साइड में राशि होती है आपकी, राशि की अगर मैं बात करूंगा तो राशि आपको दो बताई थी। भौतिक राशियों में भी भौतिक राशि कौन सी होती है, तो बेटा भौतिक राशियां होती है। भौतिक राशियों की बात करेंगे तो एक होती है बेटा आपकी सदिश राशि, है ना, सदिश राशि, और दूसरी बताई थी अदिश राशि। यस और नो, सदिश और अदिश। और सदिश के बारे में अगर बात करूंगा तो वे भौतिक राशि है जिनको सदिश, जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो कौन सी हो जाएगी, सदिश हो जाएगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सर आपने बताया था कि यहां पर क्या होगा, दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि यहां पर ओनली क्या रहेगा, तो सर यहां पर ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है, मुझे दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। यही चीज मैंने बताया था कि आपकी विद्युत आवेश कैसी राशि है, आवेश कौन सी राशि हो जाएगी। तो आप कहोगे कि सर विद्युत आवेश कौन सी राशि है मेरी, तो विद्युत आवेश मेरी अदिश राशि हो जाएगी। बताओ रे, आवेश को कहीं घुमा सकते हो, बिल्कुल घुमा सकते हो। अदिश राशि याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, अदिश राशि है। भौतिक राशि कौन सी है, तो अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब इसका डायरेक्शन नहीं होगा, अदिश राशि मीन्स इसका डायरेक्शन नहीं होगा, इसलिए इसका मात्रक की मैंने बात की थी आपसे, यूनिट क्या होता है, तो आप कहोगे सर कुलाम होता है। बताइए, 30 सेकेंड आपके पास में। विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रोचार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का आप मुझे विमीय सूत्र बताइए, डायमेंशन फॉर्मूला। आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र बेटा जल्दी बताइए, यही बताया था मैंने, कुलाम होता है, कुलाम इसका मात्रक है। यस और नो, जल्दी बताइए थोड़ा सा, बताइए, कुलाम होता है इसका संकेत बेटा, कुलाम, कुलाम इसका मात्रक हो जाएगा। बताइए, आगे बात करेंगे। देखिए क्या होता है, तो हम बात करेंगे कि हाँ सर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। अच्छा, मात्रक क्या है, तो कुलाम, कुलाम याद रखना है, कुलाम। और बेटा इसको संकेत सी होता है, संकेत क्या हो जाएगा, सी, और इसका एम
बेटा मास नहीं है, लेंथ नहीं है, यहाँ पर टाइम है और ए है, बिल्कुल यही होगा बेटा, एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, आई आर। यस और नो? आगे बात करेंगे इसकी। ये चीजें मैंने बता दी थी कि आपको बताओ कि इसका मात्रक क्या होता है। ये होता है 1 कूलाम बराबरी से। बताओ अब जल्दी कमेंट करो, 1 कूलाम इज इक्वल टू क्या होगा? बताइए 1 कूलाम इज इक्वल टू, बताइए थोड़ा। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक बताइए इसका। एसआई मात्रक क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर ये एसआई मात्रक ही है। एसआई मात्रक ही है मतलब बेटा मात्रक भी दो प्रकार के होंगे। तो यहां पर मात्रक की अगर मैं बात करूंगा तो मात्रक कौन सा होगा? एक एसआई में होगा, सीजीएस में होगा, ये भी बता दिया था, सीजीएस होगा। उसके बाद में बात करेंगे तो बेटा एमकेएस होगा, एमकेएस के बाद में और बात करूंगा तो बीटीएस होगा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, बीटीयू, ये हो जाएगा। तो बेटा यहां पर अगर बात करेंगे तो स्थिर विद्युत की बात करेंगे तो यहां पर एसआई यूनिट तो आपका कौन सा हो गया? कूलाम हो गया सर, कूलाम हो गया। इसकी बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? सीजीएस पद्धति का मात्रक बताओ बेटा, सीजीएस में क्या होगा? सीजीएस की अगर बात करेंगे तो सीजीएस में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होगा क्या? अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होगा का विद्युत चुंबकीय मात्रक होगा क्या? बताइए मुझे, विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक होगा क्या? चलिए लिखिए क्या होगा? विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोल सकते हो आप, किसी को एब कुलाम भी बोल सकते हो बेटा। एब 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 हो जाता है ना, किसी में एब आया ना, उसी को आप क्या बोल दोगे? एब कुलाम भी बोल सकते हो इसको। अच्छा इतनी चीजें हो गई थी। इसके बाद में मैंने आपको आवेश के प्रकार बताए थे कि सर आवेश के प्रकार कितने होते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार की बात करेंगे तो बेटा यहां से हमारी कुछ वॉइस आपको प्रॉपर आ नहीं रही थी, यही हुआ था। आपने कहा था कि सर वॉइस चली गई है ना। तो थोड़ा सा आप यहां से अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट तो करवा दिया था, पर फिर भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि आवेश के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप समझिएगा, है ना। तो यहां अगर बात करूं बेटा मैं आवेश के प्रकार की, तो मैंने आपको पहले तो बताया कि सर जब भी मैंने दो प्लेटों को, पहले आपको घर्षण विद्युत पढ़ाया, यहां पर देखिए मैंने दो प्लेटें ली, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, एक प्लेट, उसके बाद में दूसरी प्लेट, इन दोनों को मैंने क्या किया? इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, है ना। प्लेट ए, प्लेट बी। इसको मैंने प्लेट दे दूं या इसको एबोनाइट की छड़ दे दूं? एन, एबोनाइट ले लो या एनबर की छड़ ले लो, है ना। एनबर, एनबर, इसको भी एनबर ले लिया। बेटा जब भी मैंने इन दोनों को आपस में रगड़ा या इन दोनों का क्या किया, आपस में घर्षण करवाया, घर्षण करवाया, तो इसमें क्या हुआ? तो आप कहोगे कि इसमें क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। दोनों में क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ। आगे देखते हैं। फिर मैंने दो छड़े और आपकी वही ली, एक, है ना। फिर से मैंने दूसरी वाली ली जो दूसरे अलग थी। अब इस बार मैंने क्या ले लिया? एक बार ले लिया कांच, है ना। क्या ले लिया? एक बार लिया मैंने यहां पर कांच की छड़, कांच, कांच की छड़, और एक बार लिया बेटा एनबर की छड़। बताओ, कांच और एनबर। और जब इन दोनों का आपस में घर्षण करवाया, आपस में घर्षण करवाया, तो घर्षण करने के बाद में क्या हुआ? इसमें से इलेक्ट्रॉन कहां पर स्थानांतरित हो गए? तो आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन तो सर इसमें जाने लगे, किसमें? एनबर में। मतलब इसका, इसमें कौन सा चार्ज उत्पन्न हो गया? तो आप कहोगे कि सर इसमें निगेटिव चार्ज आ गया, इसमें सर पॉजिटिव बढ़ गया। मतलब मैंने इससे पहले वाली जो बात की, इसमें सर दोनों में सेम आवेश था, दोनों के दोनों सेम थे। एनबर की बात करेंगे, दोनों के दोनों सर सेम थे। घर्षण करने पर दोनों ने क्या किया? प्रतिकर्षित किया। फिर मैंने बात की कि जब भी मैंने दो विपरीत आवेश वाले या विपरीत पदार्थों को लाया, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले पदार्थों को लाया, तो वो दोनों एक दूसरे में क्या करने लगे? आकर्षित करने लगे। मतलब ये इसमें जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? तो यहां पर आकर्षित होने लगे, अट्रैक्शन करने लगे, करने लगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहां मैंने लिखा कि दोनों में बेटा आवेश कैसा है? समान है।
तो यहां मैं लिख सकता हूं कि समान आवेश हमेशा क्या करता है, तो आप कहोगे कि सर प्रतिकर्षण करता है। समान आवेश क्या करेगा, तो प्रतिकर्षण करेगा। यहां पर मैंने आगे लिखा कि जो विपरीत आवेश है, इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका निगेटिव चार्ज, दोनों विपरीत आवेश जब भी आ जाएंगे, विपरीत आवेश हमेशा क्या करेंगे, तो आप कहोगे कि सर विपरीत आवेश क्या करते हैं, तो आप कहोगे कि सर विपरीत आवेश हमेशा क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। बताइए, विपरीत आवेश हमेशा क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो चीज समझ में आ गई कि सर आवेश या तो आपको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, या तो आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। दो ही चीजें याद रखना है। अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश है तो क्या करेंगे, बताओ। विपरीत आवेश है तो क्या करेंगे, विपरीत आवेश है तो एक दूसरे में अट्रैक्ट करेंगे। अरे बताया तो था, विपरीत आवेश है तो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि आप सेम डायरेक्शन में सेम दो चीजें एक व्यक्ति को पसंद आ सकती है क्या, बताओ। एक चीज दो व्यक्तियों को पसंद आ सकती है, आ सकती है ना, परंतु वो उसमें अब अट्रैक्शन आए या ना आए, भाई वो दोस्त की भी तो मर्जी होगी। अच्छा नहीं समझे, कोई नहीं, चलिए आगे देखते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, समान, यहां पर दो ही चीजें याद रखना है बेटा। समान आवेश क्या करेगा, बस इतनी सी बात याद रखना। समान आवेश क्या रहेगा, हमेशा प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित मतलब दूर जाना। प्रतिकर्षित बेटा मैग्नेटिक, आपने देखा होगा, चुंबक को देखा है, चुंबक की अगर आप समान, जो दो पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों पोल को अगर आप पास में लेकर के आओ, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दोनों को अगर पास में लेकर के आओगे, तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को लाओगे तो दोनों एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, दूर हटने लगते हैं, है ना। और पास में अगर बात करूंगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दोनों को पास में लेकर के आओ, तो वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होते, चिपक जाते हैं। तो वही चीज है कि दोनों समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षित करेंगे। और दूसरा आपको याद रखना है कि विपरीत आवेश रहेगा तो वो आकर्षित करेंगे। बताओ, विपरीत आवेश रहेगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दोनों क्या करेंगे, विपरीत आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्लियर है क्या। चलिए यहां बात करते बेटा, हम मात्रक की बात कर रहे हैं, तो एक कुलाम इज इक्वल टू बताइए बेटा कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 18। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, बताइए बेटा कितना होगा। एक कुलाम इज इक्वल टू कितना होता है, एक कुलाम आवेश इज इक्वल टू, एक कुलाम आवेश इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू दी पावर। हाँ बेटा, मैंने सिर्फ एक कुलाम लिखा, आगे उसके आगे लिखना छोड़ दिया है ना। तो आप मुझे बताओ, एक कुलाम इज इक्वल टू आवेश बताना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक कुलाम आवेश इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए, एक कुलाम आवेश इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। एक कुलाम आवेश इज इक्वल टू कितना, तो आप कहोगे कि सर आपने स्पष्ट मुझे लिखाया था कि 1.6 या 1.6, बेटा बताइए वो यहां पर होगा कितना, 1 पॉइंट, बेटा आप बात करोगे एक कुलाम आवेश इज इक्वल टू कितना होता है, 1.625, 1.6 सॉरी 6.25, बेटा गलत लिख दिया थोड़ा सा, देखिएगा। एक कुलाम आवेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना, 10 टू द पावर बेटा 18, क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे, इलेक्ट्रॉन इतने ही होंगे सर, बिल्कुल होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे। तो अब प्रोटॉन भी बराबर होंगे क्या, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर ही क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर ये दोनों ही बराबर होते हैं, बताओ, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, इसीलिए एक कुलाम बराबरी से क्या हो जाएगा, तो एक कुलाम बराबरी से 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। बेटा जितने भी ये 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 आंसर कर रहे हैं। एक कुलाम इज इक्वल टू बेटा स्थित कुलाम होता है, स्थिति कुलाम, है ना, इसको लिख लो। हाँ एक और लिख लो,
हाँ, जितने जितने भी ये आंसर कर रहे हैं 3 × 10⁹ वो स्थैतिक कूलाम होता है बेटा, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। एक कूलाम इज इक्वल टू ये भी लिख लीजिएगा 1.6 × 10⁹। अच्छा 10⁹ यही लिख रहे हैं, 3 × 10⁹। 1.6 की जगह लिख लीजिएगा 3 × 10⁹। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। एक कूलाम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, दोनों सेम है, इसको थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर दो चीजें, यहां पर हमने लिखा एक कूलाम इज इक्वल टू, एक कूलाम बराबर, स्टार लगाइएगा, एक कूलाम बराबर, पहले तो लिखिएगा कि एक कूलाम बराबर अगर बात करेंगे तो 3, एक कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ जब आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है बेटा स्थैत कूलाम। इसको क्या बोलते हैं, स्थैत कूलाम, स्थिति कूलाम बोल सकते हो आप, क्या बोलेंगे उसको, स्थैत कूलाम बोल सकते हैं, स्थैति कूलाम। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो जाएगा बेटा। यही मैं बात करूंगा, एक कूलाम इज इक्वल टू, वापस से एक कूलाम इज इक्वल टू बेटा मैंने फिर से पूछा और ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो फिर क्या करोगे, तो आप कहोगे कि सर 6.25 इंटू 10⁻18 क्या, तो इसके आगे बेटा इलेक्ट्रॉन लिखा रहेगा। क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप कहोगे कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक कूलाम आवेश में और क्या हो सकता है, तो आप कहोगे कि सर 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन भी होंगे, मतलब बेटा दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यही चीज आपको याद रखना है। जो 3 × 10⁹ बता रहे बेटा ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। क्लियर है क्या, चलिए हाँ बेटा Q इज इक्वल टू IR, बिल्कुल बिल्कुल है ना, 6, हाँ बिल्कुल बेटा अदिश राशि है। चलिए थोड़ा सा आपको, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा सही है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़िए। चलिए देखिए आवेश के बारे में पढ़ रहे बेटा, थोड़ा सा आपको एक चीज समझाते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा लिखिएगा, क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक, इसको बड़ा कर देते हैं बेटा थोड़ा सा, है ना, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। चलिए देखिए क्या होता है, अच्छा दिखाई दे रहा है कलर, ठीक है। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बेटा, कोई भी पदार्थ की अगर मैं बात करूंगा तो पदार्थ किसी न किसी वस्तु से मिलकर के बना होता है। क्या बोलोगे, पदार्थ, सर हर पदार्थ जो बना है, मैं किसी भी वस्तु की बात कर लूं, दीवार की बात कर लूं, बोर्ड की बात कर लूं, इधर बात कर लूं, कंप्यूटर सिस्टम की बात कर लूं, है ना, आप जिस मोबाइल में देख रहे हो उनकी बात कर लूं, जिस पे आप लिख रहे हो उनकी बात कर लूं, मतलब पदार्थ में आप देखोगे तो ये सारा का सारा क्या है, मैटर है, पदार्थ है, मतलब एक किसी न किसी चीज से मिलकर के बना हुआ है। मुझे देख लो एज अ मैटर कह सकते हो, मतलब मैं भी किसी न किसी वस्तुओं से मिलकर के, किसी न किसी तत्व से मिलकर के बना हुआ हूँ। मैं इस माइक को लगाया हुआ हूँ, पेन है ना, आप देख रहे हो, मतलब हर कुछ सब कुछ न कुछ से मिलकर के बना हुआ है। अब बना हुआ है तो पदार्थ में बेटा हम बात करते हैं, आपने जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 12th में पढ़ा होगा, 1808 का। महर्षि कणाद के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कणाद ने कणों के बारे में बताया, इसीलिए उसका नाम कणाद पड़ गया। परंतु वो अलग बात है कि महर्षि कणाद उसके बारे में पेटेंट नहीं करवा पाए उस समय में। वो जॉन डाल्टन आ गया 1808 में, तो उसने, जॉन डाल्टन ने थ्योरी दे दी, एटम थ्योरी दे दी, इसलिए हम बोलते हैं कि एटम का परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो हम जॉन डाल्टन की बात करते हैं। बताओ करते हैं या नहीं करते। तो हम बात करेंगे कि यहां पर अगर ऐसी बात की है कि पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है, सबसे पहले हमारे महर्षि कणाद ने बता दिया था कि कणों से मिलकर के हर एक चीज बनी हुई है। और वही चीज बाद में कौन आया, डाल्टन, उसने बताया कि भैया ये कणों से मिलकर के बनी हुई है। और कण क्या है, अणुओं से, अणु किससे बने हुए, परमाणुओं से, और परमाणु भी किससे मिलकर के बने हुए, तो परमाणु, उन्होंने बोला कि सर परमाणु अविभाज्य है, इसको और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता।
और परमाणु के भी बारे में बताया कि परमाणु में भी द्रव्यमान होता है, परमाणु में द्रव्यमान होता है, तो परमाणु में द्रव्यमान होता किसमें है? तो उन्होंने बताया कि केंद्र में होता है, उसके नाभिक में, न्यूक्लियस में होता है। अब न्यूक्लियस का इनको पता ही नहीं चला ये सारा न्यूक्लियस क्या है। फिर उसमें और आपने केमिस्ट्री पढ़ा रदरफोर्ड के बारे में, उनने बताया कि सर ये भी कोई चीज होती है। अब उनने बताया कि हाँ इसको खोजा, उसने देखा, उसने बताया कि सर ये न्यूक्लियस होता है। बोले बिल्कुल सेंटर में होता है ना। बोले ये ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि इसमें भी एक कण, आप बता रहे हैं कि परमाणु के नाभिक में भार होता है, पर भार होता किससे है? आप आवेश की बात कर रहे थे सर, आप बात कर रहे हो आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की, और आप कहां चले गए प्रोटॉन उसमें, अणु परमाणु महर्षि कणाद। बेटा बात वहीं से है। उनने बोला कि पदार्थ किसी न किसी चीज से मिलकर के बना होता है, ठीक है, बना होता है। उनने कहा किससे बना होता है, तो अणुओं से। चलो देखो, लिखो इसको, कैसे बना होता है। तो आपने कहा सर कि पदार्थ जो है, पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, तो सर अणुओं से। पदार्थ किससे मिलकर के बना है? अणु से। और अणु किससे मिलकर के बना है, तो परमाणु से। अणु, पदार्थ में क्या होते हैं? अणु होते हैं। अणु किससे मिलकर के बने होते हैं? परमाणु से। और ये पदार्थ के बारे में यहां थोड़ा सा साइड में लिखूंगा बेटा, है ना। परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत 1808, जॉन डाल्टन, इसको याद रखिएगा, जॉन डाल्टन ने। बेटा इससे पहले किसने दे दिया था, तो आप याद रखना महर्षि कणाद ने इससे पहले बता दिया था कण के बारे में। कण के बारे में जानकारी, कण की जानकारी, यहां लिखूं कण की जानकारी किसने दे दी थी, तो आप कहोगे कण के बारे में जानकारी किसने दी थी? महर्षि कणाद ने। और बेटा महर्षि कणाद ने ही कण के बारे में जानकारी दी, इसलिए उनका नाम कणाद पड़ गया। क्लियर है क्या? ये अब जानकारी इन्होंने दे दी, बताइए, ये जानकारी ये देकर के चले गए कण के बारे में। अब कण क्या है? पदार्थ के। अब कण आपको पता है कि कण में क्या होते हैं? परमाणु। और परमाणु के बारे में भी इन्होंने बता दिया कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, मान लिया। परंतु परमाणु के अंदर अब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात कर रहा हूं कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है कि पदार्थ, समस्त जितने भी संसार में पदार्थ है, वो पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और अणु परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और परमाणु का समस्त भार, यहां लिखता हूं बेटा, इस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में बोला गया कि परमाणु का समस्त भार, क्या? समस्त भार, समस्त भार उसके नाभिक में होता है। नाभिक मतलब केंद्र में होता है, नाभिक में। समझ पाए क्या? बताओ। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये कहता है कि पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, वो अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, और अणु परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। और परमाणुओं का जितना भी मास है, परमाणु का जितना भी मास है, परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है, उसके केंद्र में, उसके न्यूक्लियस में निहित होता है। बताइए, क्लियर है क्या? उसके केंद्र में निहित होता है। और आप जानते हो कि केंद्र में क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि सर केंद्र में तो सिर्फ दो ही चीजें अभी तक हमने पढ़ी है। और आप कहोगे कि सर एक तो पढ़ा हमने प्रोटॉन। बेटा एक कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहा, दूसरा कलर ले, ठीक है, इसको लिख लेते हैं प्रोटॉन। और एक तो होता है सर न्यूट्रॉन। कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर एक हो गया प्रोटॉन और एक हो गया आपका न्यूट्रॉन। बताइए, दो ही कण होते हैं, प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जीरो होता है, यस और नो? बताइए। थोड़ा सा आगे समझते हैं बेटा इसको, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी याद रखना, सिद्धांत में पूछ लिया जाए कि आपसे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में क्या बोला गया, तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में बोला गया, वन लाइनर में आपको याद रखना है कि पदार्थ अणुओं से, अणु परमाणुओं से, और परमाणुओं का समस्त जो भार है वो उसके न्यूक्लियस में केंद्रित होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बताइए, चलिए थोड़ा सा समझाते हैं कैसे। यहां देखिए, ये बात की बेटा हमने, एक ये वाला सर्कल लेते हैं, है ना। पहले एक सर्कल लेता हूं मैं, जरा सा बड़ा बनाते हैं इसको, है ना। ये इसको डिलीट कर दिया जाए, चलिए।
एक मैंने बनाया, दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। चलिए एक और लेते हैं इसके बीच में, है ना, ये वाला ले लूं, ठीक, यहां से लेते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, आई होप आपको समझ में आएगा, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हाँ भाई ऊपर हो जा थोड़ा सा, ठीक, ओके। एक और बनाते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा, येलो कलर का लेते हैं ना, वैसे भी येलो कलर दूर से दिखाई देता है, चमकता है ना। तो येलो कलर ले लेते हैं, एक ये वाला लेते हैं, येलो कलर में ये आ गया, ठीक। एक यहाँ पे मैंने येलो कलर का बनाया, बताइए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, ठीक, ओके। अब मैंने आपसे कहा कि भाई साहब आप इधर देखो, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा क्या है, पदार्थ ले लिया मैंने, पदार्थ, पदार्थ का ये वाला जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर में, ये है इसका न्यूक्लियस, केंद्रक। और केंद्रक में मैंने आपको बोला कि सर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। सर हम तो पढ़ रहे हैं कि कण तीन प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, बाकी पाई मोसोन होता है, न्यूट्रिनो होता है, पॉजिट्रॉन होता है, वो बाद में पढ़ेंगे बेटा। अभी यहाँ पर जो बात इंपॉर्टेंट है वो देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस की बात की मैंने, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और एक कण की और बात करोगे बेटा, तो एक कण और होता है जो क्या करता है, तो आप कहोगे कि सर कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, तो सर चक्कर लगाता है। क्या करता है, तो आप कहोगे कि सर वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। यस सर नो, वो क्या करता है, तो आप कहोगे कि सर जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो अंदर की तरफ होते हैं उसको हम प्रोटॉन और क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। बताइए बताइए बेटा, यही बोलेंगे क्या? तो मतलब मैं ये बोल दूं क्या कि किसी पदार्थ को आवेशित या निरावेशित करने का काम जो करेगा, बेटा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है ना, पदार्थ यही है ना, पदार्थ क्या है बाहरी कक्षा में, अच्छा इधर आउटर में कौन है, इलेक्ट्रॉन, आउटर में इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन मुझे किसी को अगर संपर्क में आना है, किसी को आवेशित करना है, किसी को निरावेशित करना है, तो इलेक्ट्रॉन ही तो करेगा ना भाई, यही तो जाएगा बाहर किसी और के पास में, यही जाएगा ना, न कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जाएगा कि ये जाकर के किसी और से जुड़ जाएगा, उसको आवेशित कर देगा। ऐसा है क्या, बताओ, ऐसा ऐसा है क्या? नहीं है ना ऐसा। जब ऐसा नहीं है तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब ऐसा नहीं है तो आवेशित करने का काम, अगर मैं यहां से पॉइंट लिखना चाहूं कि वस्तु को आवेशित करने का काम कौन करेगा, लिखिए, है ना, वस्तु को आवेशित करने का काम, वस्तु को आवेशित करने का काम, करने का काम, वस्तु को आवेशित करने का काम कौन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन करेगा सर, वस्तु को आवेशित करने का काम इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन तो करेगा, पर कौन सा इलेक्ट्रॉन करेगा, अभी स्पेसिफिक हुआ क्या आपको कि कौन सा इलेक्ट्रॉन सर आवेशित करेगा वस्तुओं को? नहीं हुआ ना। आप बताओ कौन सा करेगा। अच्छा ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसको भी लिखो, ये भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, इन पे माइनस चार्ज है, बिल्कुल सर, ये लो लगा दिया माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन है। तो आप मुझे एक बात बताओ, आवेशित कर रहा है, अरे तो भाई अब ये नाभिक के एकदम न्यूक्लियस के पास में कौन सा, तो आप कहोगे कि सर ये वाला तो सर बिल्कुल पास में है, ये वाला पास में है, मतलब इसको सेंटर से केंद्र ने पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है। अगर इसको बाहर जाना है तो मतलब ये आउटर लेयर के बाहर इसको जाना पड़ेगा, आउटर लेयर के इसको बाहर कूदना पड़ेगा, मतलब इसकी जो बाउंड्री सीमा है उसके बाहर जाएगा, तब जा करके तो सर ये बाहर जा पाएगा, वैसे तो नहीं जा पाएगा। अगर वैसे नहीं जा पाएगा तो फिर कौन सा करेगा, बाहर किसी को भेजना है तो मैं करूंगा कि इसको, अच्छा इसको बांध करके रखा हुआ है क्या, बताओ, ये दिखाई दे रहा है कलर आपको, दूसरा कलर लेते बेटा, नहीं दिख रहा है, रुकिए, है ना, इसका, अच्छा इसने बांध करके रखा हुआ है क्या, बताओ, इसने बांध करके, केंद्र ने किसको, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बांध करके रखा हुआ है, इसीलिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को बेटा बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अच्छा बंद बोल दो ना, बांधना, बंद इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बताओ इसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे कि सर इसको हम बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलोगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को किसने बांध करके रखा है, नाभिक ने, एक न्यूक्लियस ने उसको कड़क, उसकी मजबूती से उसको पकड़ करके रखा हुआ है, इसीलिए। अच्छा ये थोड़ा सा दूर है, नाभिक ने सोचा थोड़ा सा दूर है, मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है इसको रोकने के लिए,
कोई उसको अच्छा मिलेगा, ऐसे समझो किसी से आप समझ रहे हो, है ना। अगर उसको कोई और अच्छा मिल गया और आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप थोड़ा सा कहीं और बिजी हो गए, तो फिर क्या होगा, वही चीज। तो यहां पर भी इसने इलेक्ट्रॉन ने देखा कि भाई ये उतना मेरे पे ध्यान दे नहीं रहा है, मुझे जरूरत है, तो इसने कहा कि ये बाहर निकल सकता है, किसी और के पास जा सकता है। इसीलिए जो बाहर की तरफ होगा बेटा, इसको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन ही जाकर के हर वस्तुओं को आवेशित करने का काम कोई करेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। बताओ जरा, वस्तुओं को आवेशित करने का काम कौन करेगा, तो आप कहोगे कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन में कोई चार्ज होता है, हाँ बिल्कुल होता है बेटा, हम बात करेंगे। माइनस आवेश होता है, चलिए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, नाभिक के चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है, बिल्कुल सही है ना। ये क्या करता है बेटा, रोटेट करता है, नाभिक के चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है, केंद्र के चारों ओर में परिक्रमा करेगा, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र के नाभिक में ही स्थित होते हैं। तो तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है। थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ी सी और चीजें समझ लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में एक क्वेश्चन और आता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, जैसे इनका आवेश क्या है, इनका आवेश के साथ साथ इनसे आपसे पूछ लेंगे कि इस पे चार्ज कितना होता है, इसका मास कितना होता है। ये भी चीज बेटा थोड़ी सी आपको याद रखनी है। चलिए बताइए बेटा, पीछे क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉन का कह सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन का आवेश बताइए ना। मैं इधर लिख दूं पहले, है ना। चलिए एक एक करके सारे लिख देता हूं। यहां पर लिखता हूं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और फिर लिखा न्यूट्रॉन। जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसा ही सेम लिख लेना आप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, पहले मैं इस साइड में लिख देता हूं बेटा आवेश। यहां अगर बात करूंगा तो पहले मैंने लिखा आवेश, चार्ज, कलर दिख रहा है आपको। आवेश की बात करेंगे, आवेश, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है बेटा बताइए, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होगा, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होगा, निगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा होगा, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कैसा होगा, जीरो, उदासीन होता है सर, बिल्कुल। चलिए देखिए, तो यहां बात करेंगे कि आवेश कैसा होगा। तो हम पहले, तो मैं क्वेश्चन कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है, तो सर आपने कहा कि सर निगेटिव होता है, माइनस, ये हो जाएगा। यहां पर कैसा होगा, तो सर आपने कहा कि निगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। यहां लिखो क्या, क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा सर, ठीक है। प्रोटॉन पे आपने बताया सर कि ये पॉजिटिव होता है, धनावेश। और सर न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इस पे जीरो चार्ज होता है, इसको मैं न्यूट्रल या उदासीन बोल सकता हूं। इस पे कैसा होगा, उदासीन होगा। बेटा जब ये ऐसा है तो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा, बताओ। इस पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, और चार्ज कितना होगा, तो कहोगे आप, बताइए। ऑप्शन दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऑप्शन सुनिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, नंबर ए। नंबर बी, 6.25 इंटू 10⁻18, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, 3 इंटू 10⁻9। और एक दे, चलिए चौथा ऑप्शन सुनिए, 3.1, 3.1 इंटू 10⁻31। कौन सा होगा बताइए। तो आप कहोगे कि सर आपने जो पहला ऑप्शन बोला वही इसका आवेश हो जाएगा, और ऋणावेश की बात करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, तो आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा यहाँ पर 19 क्या हो जाएगा, -19 होगा क्या, बताओ, -19। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है बेटा, अगर मैं अब दोनों की अगर बात करूँ, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर भी मैं वही लिख दूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों संख्या में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ अगर बात करूँ 1.6 इंटू
10⁻⁻19। बेटा बताओ कौन सा माइनस में होगा, कौन सा माइनस में, कौन सा पॉजिटिव में, प्लस में, बताइए। तो आप कहोगे कि सर ये वाला ऋणावेश वाला जो है इसका चार्ज निगेटिव में होता है और धनावेश का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। इसीलिए तो बेटा मैंने बोला कि दोनों के दोनों अगर किसी में उपस्थित हो तो वो क्या हो जाएंगे, उदासीन होती है। किसी वस्तु की अगर मैं बात करूंगा, कोई वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो मैं उस वस्तु को बोलूंगा कि वो क्या है, न्यूट्रल है। वो कैसी वस्तु है, उदासीन है। जैसे आपने pH वैल्यू 7 सुना होगा, अगर आसुत जल की बात करेंगे बेटा उदासीन होता है, कोई भी वैल्यू होती है क्या, नहीं। उसी प्रकार यहां पर भी अगर बात करेंगे कि ऋणावेश और धनावेश जिस भी वस्तु में बराबर होंगे उसको मैं बोलूंगा कि वो कैसी होगी, उदासीन होगी। वो वस्तु कैसी हो जाएगी, उदासीन, न्यूट्रल हो जाएगी। और यहाँ बात करें कि बेटा न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है ना, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, और आप बोलोगे कि सर ना तो इस पे पॉजिटिव ना तो निगेटिव, इसीलिए इसका चार्ज कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर इसका चार्ज 0 हो जाएगा। बताओ। अच्छा, इससे मैं एक क्वेश्चन निकाल सकता हूं कि आवेश ऋणावेशित भी हो सकता है, धनावेशित हो सकता है, उदासीन हो सकता है। नंबर 1, जो विद्युत आवेश है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, न्यूट्रल भी होगा, जीरो भी होगा। मतलब मैं बोल दूं पॉजिटिव, धन, प्लस, माइनस, जीरो, तीनों हो जाएगा। क्लियर है सर। अच्छा, ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन हो गया। उसके बाद में इसका मास आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर आवेश इस पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, प्लस में, माइनस में। अब इसकी बात करते बेटा, इसका मास, द्रव्यमान की बात करेंगे। द्रव्यमान बताइए, द्रव्यमान कितना होगा, ऑप्शन देते हैं इसके लिए भी। पहला ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पहला ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दूसरा ऑप्शन 6.25 इंटू 10⁻18। चलिए तीसरा ऑप्शन 9.1 इंटू 10⁻31। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बताइए क्या होगा। 9.1 इंटू 10⁻31। गुड, चलिए लिखिएगा द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर 9.1 इंटू 10⁻31। बेटा इतना ही लिखूंगा क्या कि और कुछ लिखना पड़ेगा, बताओ। जब तक मास द्रव्यमान की बात करेंगे तो बेटा यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि सर यहाँ क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। किसका द्रव्यमान हो गया, तो बेटा आप बात करोगे ये किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों का बराबर होता है, और क्या होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अच्छा, केजी या ग्राम बताओ क्या होगा, तो ये वाला हो जाएगा। और यही सेम आपको इसमें भी लिख देना है बेटा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। दोनों का होगा क्या, एक बार थम्स अप करके बताइए सभी, क्या होगा। यही लिखा है बेटा, यही होगा क्या, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। किसका, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन की बात करेंगे तो बेटा प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। बेटा यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, दोनों का बराबर होता है। बताइए, इतना क्लियर, एक बार थम्स अप करो सभी, बताइए बताइए, जल्दी बताइए थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया था। चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको यहां पर बताया जस्ट पीछे इलेक्ट्रॉन यहां पर गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति करेगा, और ये तो बेटा मैं इन दोनों को, इस वाले पोर्शन को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, दोनों को बोल दूं क्या बेटा कि फिक्स इलेक्ट्रॉन है, फिक्स इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, फिक्स है, फिक्स, फिक्स है ना, नॉट मूवेबल है, ये भी लिख देता हूं, नॉट मूवेबल, अगतिशील है। बताओ, अगतिशील है। अच्छा, गतिशील कौन सा, इलेक्ट्रॉन को गतिशील लिख दूं क्या, गतिशील है, मूवेबल है, ये भी थोड़ा सा याद रखना बेटा। गतिशील कौन सा है, मूवेबल कौन सा है, तो यहां पर आप लिख लेना कि ये मूवेबल है, गतिशील है, गतिशील, गतिशील है। बेटा प्रोटॉन आपका केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन आपका केंद्र में क्या होगा, फिक्स होता है, इसीलिए बात करेंगे कि अगतिशील है,
अगतिशील, फिक्स होता है, नॉट मूवेबल। और ये भी बेटा अगतिशील हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में होता है। अगतिशील, नॉट मूवेबल। बेटा 1 मिनट आगे चले गए, चलो ये क्या हो जाएगा, अगतिशील हो जाएगा। गतिशील हो जाएगा। इसको एज इट इज लिखिएगा जैसा हमने बनाया है। इसको मैं थोड़ा सा और बना देता हूं आपके लिए। कैसे बना दे इसको, ये वाला कलर, ब्लैक कलर ले ले, ये वाला लेते हैं ना, चलिए व्हाइट कलर ये वाला ले लेते हैं। इसको हम बना देते हैं आपको एक, ये दूसरा हो जाएगा आपका, डन। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है ऐसा मुझे लग रहा है, इसको थोड़ा सा अपन ऐसा बना देते हैं ना। चलिए 1 2, ये 3, और इधर भी डाल देते हैं ना एक, और यहां से इनको सबको हम मिला देते हैं ऐसा, ठीक। एक ऊपर डाल देते हैं, चलिए डन। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इसके बाद में कुछ चीजें बेटा और याद रखना, जैसे यहां लिखते हैं हम आवेश धनात्मक, स्टार लगा करके लिखिएगा, आवेश धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य होगा, शून्य हो सकता है। बताइए, आवेश धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो हो सकता है। धनात्मक की बात करेंगे तो प्रोटॉन, ऋणात्मक की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन की बात करोगे तो शून्य हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहां पर दूसरा लिखिएगा, वस्तु को आवेशित करने का काम, वस्तु को आवेशित करने का काम। कि कोई भी वस्तु है बेटा, कोई भी, एनीबॉडी है ना, गर्म करना हो किसी को, कुछ करना हो, है ना, 1 मिनट का, है ना, वस्तु को आवेशित करना हो, कुछ भी करना हो, तो वस्तु को आवेशित करने का काम कौन करेगा? तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन करेगा, क्योंकि बेटा लास्ट में आउटर लेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और मूव करने के साथ में क्या हो जाता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, और क्या करता है, हीट ट्रांसफर करता है। इसीलिए आप कह सकते हो कि हीट के इसमें ले लो, आवेश के इसमें ले लो, तो वस्तु को आवेशित करने का काम भी कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा। इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई दूसरा और कोई ऐसा चार्ज नहीं है जो किसी वस्तु को आवेशित कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा तो वस्तु आवेशित नहीं होगी। जब तक इलेक्ट्रॉन है तभी तक वस्तु आवेशित होगी। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हो गए, यहां लिखिएगा इफ, यदि, यदि यहां लिखिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, मैंने लिखा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर है तो वस्तु क्या होगी? यहां लिखिएगा वस्तु, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बेटा बराबर है तो वस्तु क्या होगी? उदासीन होगी, उदासीन होगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बेटा बराबर है तो वस्तु कैसी होगी? उदासीन होगी। ठीक है, और एक देखिए, आगे लिखिएगा, यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर तो वस्तु कैसी? उदासीन होगी। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या वस्तु पर क्या है? अधिक है, वस्तु पर अधिक है, तो वस्तु कैसी होगी? तो आप कहोगे कि सर वस्तु निगेटिव होगी, वस्तु कैसी होगी? ऋण आवेशित होगी। बताइए, अरे किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर अधिक है तो ऋणावेशित होगी ना। कैसे बातें कर रहे हो? देखो अभी आवेश यहाँ पे इसमें जाते हैं, ये लिया मैंने, इसको लेते हैं बेटा। एक मैंने ये ली, एक प्लेट, एक प्लेट दिखाई दे रही है आपको ना? ठीक, एक प्लेट ये ले ली, दूसरी प्लेट ये कलर में ले ले, ये वाले कलर में लेते, ब्लैक कलर में ये ले ली, 2 प्लेट ले ली, है ना बेटा। एक, दोनों प्लेट है ना, एक का नाम ए, अच्छा दूसरे कलर में ले ले भाई, व्हाइट कलर दिखेगा, ए कलर,
और ये बी। बेटा मान के चलो ये एक को मैं इसके पास में लेकर के आया, दोनों का घर्षण किया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जाना चालू हो गए, किसमें? इलेक्ट्रॉन इसमें से जाना चालू हो गए इसमें। और बेटा आपके पास में अगर पैसा ज्यादा है तो आप क्या कहलाओगे? अरे आप बताओ ना, आपके पास में पैसा अगर ज्यादा है तो आप क्या कहलाओगे? धनी कहलाओगे ना। और अगर धनी कहलाओगे या रिचेस्ट पर्सन कहलाओगे, मतलब आपके पास में धन ज्यादा है, तब तो आप दूसरे को दे रहे हो, तो मतलब इसने देना चालू कर दिया इसको, मतलब इसके पास में क्या आएगा? तो आप कहोगे कि सर इसके पास में तो धन ज्यादा है, मतलब प्लस है। बताओ, धन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ने देना चालू कर दिया इसने, किसको? इसको। इलेक्ट्रॉन पहुंच गया इसके पास में, अब इसने ले लिया, मतलब ये ऋणी हो गया ना, तो इसीलिए इसके पास में क्या हो गया? ऋण ज्यादा हो गए। यही मैं बोलूंगा कि अगर उसके पास में यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, बेटा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब जा करके तो ऋण आएगा ना, इलेक्ट्रॉन जाएगा तब जा करके ऋण आएगा। तो आप मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए वस्तु पर क्या है? ऋणात्मकता ज्यादा है। अच्छा, यही अगर मैं सेम चीज आपसे बोल दूं कि अगर इसके पास में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन की जगह मैं प्रोटॉन बोल दूं कि वस्तु पर अधिक है, तो इस पे चार्ज का प्रकार बताइए, आवेश का प्रकार बताइए। जैसे मैंने ऐसे बोल दिया, किसी वस्तु से मैंने 400 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, किसी वस्तु पर 400 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उस वस्तु पर मुझे प्रकार आवेश का टाइप बताइए, टाइप ऑफ चार्ज कौन सा होगा? किसी वस्तु पर 400 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उस पर आपको क्या बताना है? आवेश बताना है। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही तो ऋण आवेश, तो बेटा प्रोटॉन की अधिकता होगी तो आप बोलोगे कि पॉजिटिव चार्ज आएगा, धनावेशित आएगा। बताओ। चलिए देखिए, मैंने आपको बोला कि यहां पर से बोला कि किसी वस्तु पर, है ना, वस्तु पर क्या हो गई? वस्तु पर मैंने बोला 400 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई, कमी हो गई। 400 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। वस्तु पर, वस्तु पर क्या बताना है आपको? वस्तु पर आवेश बताइए, आवेश बताइए। किसी वस्तु पर 400 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वापस से बेटा समझना है, रटना नहीं है ना। देखो, मैंने बोला दो वस्तु, एक वस्तु थी, एक वस्तु ले ली मैंने, ये वाली, बेटा ये वस्तु ले ली। अब मैंने बोला कि इसमें से 400 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? वस्तु ये है, इसमें से 400 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसने 400 इलेक्ट्रॉन, इसमें से कमी हुई ना, तो इसके इसमें से 400 इलेक्ट्रॉन गए, मतलब 400 इलेक्ट्रॉन गए, मतलब इसके पास में 400 प्रोटॉन होंगे। इसने 400 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दिए ना, तो इसके पास में क्या आया? ऋणावेश आया, मतलब ये इसने उधार दिया किसी को, तो इसके पास में क्या है? धनी है ना, इसलिए इस पे 400 पॉजिटिव आ जाएगा। अब 400 प्लस में है, बेटा 400 प्लस में क्या होता है? प्रोटॉन ही होता है ना, तो इस पे चार्ज कौन सा होगा? तो यही पूछा है कि आवेश कौन सा होगा, तो इस पर आवेश कौन सा हो जाएगा? तो आवेश का प्रकार की अगर बात करेंगे तो आवेश का प्रकार कौन सा होगा? तो धनावेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। डन? क्लियर है क्या इतना? बताइए। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी आपको मैंने वस्तु को आवेशित करने की विधियां भी बताई थी, तो उसमें भी घर्षण विधियां बता दी थी, है ना। घर्षण या रगड़कर बता दिया था, आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद में अगर बात करूंगा, चालन के द्वारा बता दिया था, बाय कंडक्शन, है ना, कंडक्शन के द्वारा कैसी होती है, वो भी विधि मैंने आपको बता दी थी। और आपको प्रेरण के द्वारा आई थिंक बताना था मुझे, है ना, प्रेरण के द्वारा। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, है ना। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। बाकी लोग जिनको नहीं आया है समझ में, घर जाकर के एक बार देखना, है ना, कोशिश करना पढ़ने की, हो जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कल आकर के आप पूछ सकते हो, या फिर आपके पास में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ही, उसमें भी आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई विल आंसर, जैसे ही समय मिलेगा हम आपको आंसर करते रहेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बेटा इसको लिख लीजिएगा, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको देकर के जाता हूं, इसमें आप कर लीजिएगा 600 प्रोटॉन की अधिकता है ना, वस्तु पर 600 प्रोटॉन की अधिकता है,
उस अधिकता है तो दी गई वस्तु पर आवेश का प्रकार बताना है आपको, है ना। ये कल के लिए आपके क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। धन्यवाद।